Just a second. Honorable Please. members, it is already 6 p.m. The time is being extended till 7:30 p.m. to transact business. Please continue. So, you are extending the timing, no? So that we can talk more. No. Huh? No. No. Already 6 o'clock we are extending to 8 o'clock. Please conclude. Yeah, I'm concluding. Not much to conclude. My request is only one thing last. Hajj flights from Calicut. From Kannur, it is 85,000. Kannur means only some 30-40 kilometers. From Calicut, it is 165,000. Why? Tata Air India is running aircraft from Calicut to Jeddah or Medina, whereas the other Saudi Airlines is flying from there. I requested already Minority Minister. Now, Madam is telling it is not this one, it is no, this, that and all. But I urge the government to interfere in this one. This 100% more from Cochin and Kannur in Calicut. Why? What is this happening? Shri Leher Singh. Shri Leher Singh Siroya. सम्माननीय सभापति जी, 10 मिनट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अहोभाग्य है कि मैं आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, और मेरा और भी सौभाग्य है कि आज आसीन पर आप विराजमान हैं और हमारे सामने सम्माननीय देवेगौड़ा जी विराजमान हैं। देवेगौड़ा जी को मैं तब से जानता हूं, आदरणीय देवेगौड़ा जी, जब वो 39 वर्ष की उम्र में कर्नाटक विधानसभा में विरोध पक्ष के नेता बने थे, और उस समय देवराज अरस की माइटी सरकार चल रही थी। उसमें जब हम देवेगौड़ा जी का रूप देखते थे, 39 वर्ष के एक युवक, उस दिन से हमारी आदर्श हैं, और मैं आपके माध्यम से उनको भी आज प्रणाम करता मेरी अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, महामहिम के भाषण के बारे में काफ़ी कुछ कहा जा चुका है और काफ़ी कुछ कहा जाएगा। मैं बहुत विस्तार से इसमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं ये जरूर निवेदन करना चाहूँगा कि 10 वर्षों की उपलब्धियों का निचोड़ इसमें बड़े अच्छे तरीके से, सर्वांगीण तरीके से कहा गया है। इसमें हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री की सोच दर्शित होती है। कम इस तरह से हम राजकोष के गुणवत्ता पर कमिटेड हैं, फिस्कल जिसको कहा जाता है, और हमने कभी ऐसे लोक लुभावने वादे न तो हमने इसमें अभिभाषण में किए हैं और न बजट में किए हैं। और ये जो अभिभाषण जो था, आत्मविश्वास से भरी हुई सरकार का, आत्मविश्वास से भरी हुई पार्टी का और आत्मविश्वास से भरे हुए प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व है, और ये पूरा दर्शाता है कि जैसे मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और मोदी जी की गारंटी सर्वव्यापी है और पूरा देश इस पर विश्वास करने लग रहा है। और ये यह भी दिखाता है कि देश के कोने कोने में हर व्यक्ति तक ये पहुंचा है। ये हमारी जो उपलब्धियां हैं, चाहे भौगोलिक आधार पर हो, चाहे जाति के आधार पर हो, चाहे क्षेत्र के आधार पर हो, और किसी वर्ग के आधार पर हो, ये सब तक पहुंचा है। और उनका जात पात से उठकर जो उनका ये रहा है, गरीब, युवा, महिला और किसान, इसमें 80% लोग इसमें आ जाते हैं। तो ये सबके साथ सबका विकास और सबके प्रयास का एक बड़ा जीता जागता उदाहरण है। और आदरणीय मोदी जी का मैं नाम बार बार नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि हमारे खरगे जी ने अपने भाषण में 22 बार मोदी जी का जिक्र किया और 20 बार प्रधानमंत्री का पद का जिक्र किया है। उन्होंने काफ़ी उपलब्धियां उन्होंने बता दी, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस समय सदन में विराजमान थे। उन्होंने पूरा भाषण उनका सुना, शुरुआत से लेकर अंतिम तक। तो मैं समझता हूँ उनका समुचित उन बातों, कई बातें जो उन्होंने उठाई है जो मैं उनसे सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं उन बातों का जिक्र नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर छोड़ता हूँ, उन बातों का जवाब देंगे। अध्यक्ष जी,
मैं राजस्थान का हूँ मूल, और आप वहाँ विराजमान इस पद पर हमें बड़ा अच्छा लगता है। और जब मैं, क्योंकि कर्मभूमि मेरा कर्नाटक रहा है, तो आदरणीय निजलिंगप्पा जी जब इसके देश के सर्वोच्च पद पर आए थे, ग्रांड ओल्ड पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष बनकर आए थे, हमें बड़ा गर्व हुआ था कि हमारा जो मुख्यमंत्री रहा प्रदेश का, हालांकि उस समय भी मैं जनसंघ में था, तो हमें बड़ा गर्व महसूस हुआ कि आदरणीय निजलिंगप्पा जी देश में गए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे समझ में नहीं आता है कि जब कर्नाटक की बात आती है तो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व में ये सौतेला व्यवहार कर्नाटक के प्रति क्यों होता है। निजलिंगप्पा जी ने अच्छी पार्टी चला रहे थे, उनके कार्यकाल में कई सरकारें बनी, पता नहीं क्या हो गया, ये परिवार क्यों नाराज हो गया, तो निजलिंगप्पा जी का दूसरे से अनादर किया गया और पार्लियामेंट्री बोर्ड के निर्णय के खिलाफ इस परिवार ने खड़ा होकर के पार्लियामेंट्री बोर्ड के निश्चित किए हुए उम्मीदवार को हराया। और जब उन्होंने, हमारे अध्यक्ष जी ने उनका बात को नहीं माना, तो उन्होंने अध्यक्ष को हटाया, और जब अध्यक्ष को नहीं हटा सके तो उन्होंने पार्टी स्प्लिट कर दी। कर्नाटक के अध्यक्ष के साथ हमारा ये दुर्व्यवहार रहा। वो वहाँ मुख्यमंत्री पद छोड़ के आए थे, और इसीलिए जब मुझे, क्योंकि मैं राजस्थान का भी हूँ, तो आदरणीय अशोक गहलोत जी को जब ये कहा गया कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो मुझे यही आतंक था कभी इनके साथ भी कुछ ऐसा नहीं हो जाए कि न इधर कह रहे हैं न उधर कह रहे हैं। लेकिन वो तो जादूगर हैं, होशियार निकले, वो उनके बुलावे में नहीं आए और उन्होंने नकार दिया। दूसरा उदाहरण है हमारे, जब हमारे, सर थोड़ा सर मेरा मैडम स्पीच समझ लीजिए। एक सेकंड सर, प्लीज सर। जब मैं, हमारी पार्टी मेरी मदद करेगी। एक सेकंड, जब मैं दूसरा जो बता रहा हूँ सर, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात, एक सेकंड, जब मैं राजस्थान विधानसभा को संबोधित कर रहा था और माननीय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने मुझे जादूगर कहा, और उन्होंने कहा कि यह जादूगरी बड़ी कारगर साबित हुई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी ने मेरा विरोध नहीं किया उपराष्ट्रपति पद के लिए, तो उन्होंने कहा बताइए आपने कैसे ये जादू किया। मैंने कहा ये अंदर की बात है। आदरणीय सभापति जी, ममता जी का आपने जिक्र किया तो मैं भी उसके बारे में बाद में उल्लेख करूंगा, पहले इस बात पर आता हूं। जब आदरणीय देवेगौड़ा जी 96 में प्रधानमंत्री बने, मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी हो गई थी, वो जनसंघ के, और मैं भी उसमें राज्य कार्यकारिणी का सदस्य था और राष्ट्रीय परिषद का भी सदस्य था, नेशनल काउंसिल ऑफ बीजेपी। फिर भी हमें बहुत गौरव और येडियुरप्पा जी के साथ हम आए और उनके स्वेरिंग इन सेरेमनी में हमने भाग लिया कि हमारे देवेगौड़ा जी, क्योंकि 1.5 वर्ष का जो उनका कार्यकाल था, 1.5 वर्ष का कार्यकाल इतना बढ़िया था कर्नाटक में कि आज उसकी अगर चर्चा की जाए उनके उपलब्धियों की, तो मैं समझता हूँ एक बड़े राज्य, कर्नाटक राज्य के लिए बड़ा उदाहरण स्थापित होगा। लेकिन हमारी कांग्रेस की सरकार और हमारे कांग्रेस साथी उनका अनुकरण नहीं करते हैं, ये दूसरी बात है। अब जब वो यहाँ प्रधानमंत्री बनके जब 10 महीने से उनका जो रहा कार्यकाल, उसमें तो हमें इतना पता नहीं लगा, लेकिन बाद में जो एक किताब छपी, उस किताब में जब हमने वर्णन पढ़ा, इन्होंने 10 महीने में कितना काम किया है। पंजाब गए हैं, नॉर्थ ईस्ट में 7 बार गए हैं, और पूरे देश को जोड़ने का उन्होंने काम किया है। 1 रुपये का उन पर कभी कोई आरोप करप्शन का नहीं लगा, और प्रशासन में किसी तरह की शिथिलता नहीं थी, कोई दंगे नहीं हुए, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह सब बहुत समुचित चल रहा था। अध्यक्ष जी, पता नहीं इस परिवार को क्या हो गया, जब कर्नाटक का कोई व्यक्ति सर्वोच्च पद पर आता है हमें बड़ा गर्व होता है, और उसमें ऐसे में उनको पता नहीं क्या हो जाता है कि देवेगौड़ा जी को जिस तरह से हटाया गया। अध्यक्ष जी, मेरे पास में, मैं कल लाइब्रेरी में गया था, आपकी लाइब्रेरी में गया था, तो मुझे वो डॉक्यूमेंट मिला जिसमें आदरणीय देवेगौड़ा जी का भाषण है, जो लास्ट भाषण उनका था। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैं इनसे, तिवारी जी से भी बात कर रहा था कि ये उनको क्यों हटाया गया, कि कर्नाटक कांग्रेस की पार्टी को फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक नोटिस दिया था कि आपने इनकम टैक्स का विवरण नहीं दिया है, अब हमारे लिए ये सहन करना मुश्किल है, इसलिए आप 31 मार्च के पहले इसका जवाब दीजिए, नहीं तो फिर हमारे को मजबूरन पेनल्टी लगानी पड़ेगी। यहाँ पर चिदम्बरम साहब नहीं है, उस समय वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ये बात प्रधानमंत्री जी को बताई।
और वो इसमें लिखा है। और फिर वो कलकत्ता चले गए और उनको कह के गए कि आप पीछे इसको हैंडल कीजिए। तो उन्होंने अहमद पटेल को कहा और सीताराम केसरी को फोन किया जब अध्यक्ष थे। तो जब ये विवरण मांगा जा रहा था 93-94 का, उस समय नरसिंह राव जी अध्यक्ष थे। तो जब उन्होंने नरसिंह राव जी को भी फोन किया तो नरसिंह राव ने कहा कि मैं अहमद पटेल को बोलता हूं, विवरण भेजेंगे। तो 31 मार्च को विवरण भेजना था। आप प्रमोद जी लहर सिंह जी हाँ, तो मेरा तो सुनिए, पॉइंट वेल टेकन, तो मेरा ये कहना था अध्यक्ष हनुमंतिया जी, पॉइंट वेल टेकन, उन्होंने जब टाइम मांगा, सीताराम जी केसरी से 2 बजे का समय मिला और 12:30 बजे वो राष्ट्रपति भवन में जाकर के सपोर्ट विड्रा कर लिया और उनकी सूचना उनको 1 दिन के बाद में प्रधानमंत्री जी को मिला। कांग्रेस का ये आचरण किस बात की सजा थी अध्यक्ष जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत व्यथित हूँ आज इतना ये उनका पढ़कर के स्टेटमेंट। क्या क्या आरोप लगाए उनके ऊपर आरोप किया कि आप माधवराव सिंधिया से क्यों मिले। अरे माधवराव सिंधिया को इंटरव्यू करना पड़ा कि मुझे उन्होंने कोई षड्यंत्र के लिए नहीं बुलाया, मैं उनसे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाह रहा था। तो उन्होंने कहा कि आप जरूर ज्वाइन करो, कांग्रेस को स्ट्रेंथन करो। और उन पर आरोप क्या लग रहा था, ये कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं, अध्यक्ष जी। और बताता हूँ, फिर एक आ गया तो मैं उसके बाद में आदरणीय हमारे खड़गे जी जब हमारे अध्यक्ष बने हैं तो फिर हमारा मेरी एक विचित्र स्थिति अध्यक्ष जी। मैं जब यहाँ राज्यसभा में भी आया हूँ तो मैं सभी पार्टियों के आशीर्वाद से आया हूँ, सभी पार्टियों के गुडविल से आया हूँ। हमारे दोस्त जो नासिर हुसैन साहब बैठे हैं उनका भी मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, मेरे मित्र हैं। और प्रमोद तिवारी जी का तो मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छा बोलते हैं, उनको तो हमारी तरफ होना चाहिए था। और दिग्विजय सिंह हमारे मित्र भी उधर हैं, आज अभी नहीं है, और चिदम्बरम साहब भी नहीं है। तो मेरा कहना था कि हमारे खड़गे जी के साथ सर हो गया सर, खड़गे जी के साथ भी दुर्व्यवहार होने वाला हो रहा है। क्योंकि आज एक छोटी सी एक बात कह के मैं खत्म करता हूँ। जब दूरदर्शन आया था अध्यक्ष जी, तो लाल किले के सामने जब अडवाणी जी और उनको दिखाते थे, अटल जी और बैठते थे, तो मैं बड़ा गर्व होता था कि लाल किले में जब हम प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है और ऑडियंस में हमारे अडवाणी जी और हमारे नेता हैं, तो हमें अच्छा लगता अगर जब मोदी जी भाषण देते लाल किले से और अगर खड़गे जी वहाँ बैठे होते तो हम 6 करोड़ कर्नाटक वासियों का दिल खुलता। और जब ये नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ उसमें मैं बहुत देख रहा था कब खड़गे जी अब आएंगे। थैंक यू मिस्टर लहर सिंह, थैंक यू। तो मैं कॉन्क्लूड करता हूँ सर। तो इसलिए मैं समझता हूँ कांग्रेस अपने आचरण को दुरुस्त करे और कर्नाटक के नेताओं का जो अपमान कर रही आगे नहीं करे। और मैं समझता हूँ खड़गे जी के साथ तो पूरा वो इस तरह का कोई दुर्व्यवहार नहीं करेंगे और उनको आराम से काम करने देंगे। धन्यवाद। पार्टी का कई बार नाम लिया गया, कांग्रेस के कई नेताओं का नाम लिया गया। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य की जानकारी सही नहीं है और मैं उसे रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं। You made your point. श्री संतोष कुमार पी, 5 minutes.